एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त श्रीकांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। यह वीडियो कुछ स्पेशल होने वाली है। आगे चल के मैं आपको एक गिफ्ट देने वाला हूं, आपकी हमारी सबकी फेवरेट कंपनी गूगल के कुछ शेयर्स। पर उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रशिया के यूक्रेन इन्वेजन की। ओ सॉरी, इन्वेजन नहीं, अब यूएन ने इसको कह दिया है कॉन्फ्लिक्ट कहना है या मिलिट्री ऑफेंस कहना है, पर इन्वेजन नहीं कहना है, वॉर नहीं कहना है। आंख बंद कर लेनी है और यह मानना है कि पूरी दुनिया में अंधेरा हो गया है। यूएन की हमेशा से यही स्थिति रही है, किसी का सपोर्ट तो वो कर नहीं सकता है, बिना पावर की एक संस्था है और अपनी हिपोक्रेसी फिर से यूएन ने दिखाई है। रशिया के द्वारा जो यूक्रेन का इन्वेजन किया गया है उसमें यूएन ने अपने स्टाफ को कहा है कि इन्वेजन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, वॉर शब्द का इस्तेमाल नहीं करना है, उनको केवल इस्तेमाल करना है तो कॉन्फ्लिक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, मिलिट्री ऑफेंसिव इस्तेमाल कर सकते हैं वो, बाकी और कोई शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि अपनी नाकामयाबी मतलब वॉर को वो बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए उसको वॉर ही नहीं कहना है। हमें जानते हैं कि रशिया के द्वारा यूक्रेन का इन्वेजन किया गया, हम ये जानते हैं कि हम रशिया के साथ हैं, भारत ऑफिशियली रशिया के साथ है, पर जो रशिया ने इन्वेजन किया है उसको इन्वेजन ही तो हम कहेंगे और क्या कहेंगे। हम जानते हैं कि भारत ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चला रहा है, जिसमें कि भारतीय स्टूडेंट्स को बाहर निकालने की बात चल रही थी। सुमी इलाके में बहुत से भारतीय छात्र फंसे हुए थे, भारतीय छात्र के अलावा बांग्लादेशी और नेपाली छात्र भी फंसे हुए थे। वहां के लोगों को बाहर निकालने के लिए ह्यूमन कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही थी। रशिया से कहा गया था कि अब बमबारी ना करें। कई बार सीज फायर वायलेशन के बाद अब रशिया ने वहां पर बमबारी बंद कर दी थी। अब जितने भी वहां पर भारतीय फंसे हुए थे उन सभी को बाहर निकाल लिया गया, यानी कि सुमी इलाके में अब कोई भी भारतीय नहीं है। इसके अलावा यूक्रेन के लोगों को भी वहां से बाहर निकाला गया है। जब भारतीय लोगों को बाहर निकाला जा रहा था तो उसमें 120 बसों का इस्तेमाल किया गया। इसमें नेपाली और बांग्लादेशी भी शामिल थे, इसमें भारतीय उच्च अधिकारी और रेड क्रॉस के कुछ अधिकारी शामिल थे। तो पूरा कॉन्वॉय निकाला गया है और बहुत से लोगों को बाहर निकाला गया है। अब वहां पर भीषण बमबारी स्टार्ट होने वाली है। इसी तरह से बहुत से शहरों का यही हाल है जहां से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं और लोगों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। इस रशिया और यूक्रेन के वॉर के सिनारियो में भी यूएस की कंपनियों की ग्रोथ काफी अच्छी है। आप मेरी ये वीडियो कहां देख रहे हैं? यूट्यूब पे। आपके फोन में या तो एंड्रॉइड होगा या iOS होगा। आप शॉपिंग कभी ना कभी अमेजोन से जरूर किए होंगे और मैं श्योर हूं कि आप नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल भी करते ही होंगे। ये सभी यूएस की कंपनियां हैं। इन सभी कंपनियों की ग्रोथ बहुत अच्छी है। आप भी इन कंपनियों की ग्रोथ का फायदा उठा सकते हैं यूएस स्टॉक में इन्वेस्ट करके, जिसमें कि आप IND मनी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भारत में टेस्ला कार तो ओन नहीं कर सकते हैं, पर टेस्ला कार के शेयर जरूर ओन कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए बहुत से चार्जेस लगते होंगे, ब्रोकरेज लगता होगा और ये स्टॉक काफी $1000 के होते होंगे। पर आप अगर मेरी तरह IND मनी ऐप इस्तेमाल करते होंगे तो आपको यह पता होगा कि किसी भी प्रकार का ब्रोकरेज, किसी भी प्रकार का चार्ज, ज्वाइनिंग चार्ज, ये कुछ भी नहीं लगता और IND मनी ऐप के माध्यम से आप किसी महंगे शेयर का एक पार्ट भी खरीद सकते हैं। यही नहीं, मेरी और IND मनी की तरफ से आपको एक गिफ्ट भी है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ज्वाइन करते हैं, साइन अप करते हैं, तो आपको 250 रुपए का गूगल का शेयर प्राप्त हो जाएगा। यह आपको अपने रिवॉर्ड सेक्शन में मिल सकता है, या आप इसको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर रहे हैं तो आपको मेरा कोड RMB गूगल डालना पड़ेगा, जिससे कि आपको 250 रुपए का शेयर प्राप्त हो जाएगा। अगर आप अपने यूएस स्टॉक को फंड करते हैं तो आपको फिर से 750 रुपए का फ्री यूएस स्टॉक प्राप्त होगा। तो देर किस बात की, अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और ज्वाइन करें IND मनी को। वहीं एक इंटरनेशनल लीजन की बात की गई थी, जो कि रशिया के खिलाफ यूक्रेन की एक फौज बनाने की बात की गई थी। इसमें 16,000 से ज्यादा लोगों के ज्वाइन करने की संभावना अब हो गई है। अलग अलग देशों में जहां पर यूक्रेन के ऑफिशियल्स बैठते हैं, वहां पर उन देशों से लोग जा रहे हैं, अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं। इसमें भारत भी पीछे नहीं है। भारत के 2 इंडियन नेवी के जो पुराने लोग रह चुके हैं, उनके द्वारा यूक्रेन के जो डिफेंस अटैचीज भारत में काम कर रहे थे उनको एप्लीकेशन सौंपा गया है। उनके द्वारा ये कहा गया, उनमें से एक के द्वारा ये कहा गया है कि वो सबमरीनर रह चुका है और मैकेनिकल इंजीनियर रह चुका है। रशिया के हथियारों को चलाना उसको बहुत अच्छे से आता है, उसको मेंटेनेंस बहुत करना अच्छे से आता है, इसलिए वो यूक्रेन की इस टेरिटोरियल आर्मी को ज्वाइन करना चाहता है। अभी उनको भेजा नहीं गया है, पर उस व्यक्ति के मुताबिक यूक्रेन के अटैचीज ने उनसे पूछा कि तुम्हारे पासपोर्ट पे स्टैंप मार दिया जाए, तुम जाने को बिल्कुल तैयार हो? तो उसने कहा था मैं बिल्कुल तैयार हूं, पर फिर
यूक्रेन के ऑफिशियल्स रुक गए और उनके पासपोर्ट पे स्टैंप नहीं मारा और अभी उनको नहीं भेजा गया। मुझे लगता है कि यूक्रेन के अधिकारी इस प्रकार से भारत के किसी लोग को वहां भेजने के पक्ष में नहीं होंगे। भारत सरकार का इस पर बहुत ज्यादा दबाव बन सकता है, इस कारण वो पीछे हट गए होंगे। पर ऐसा मीडिया में बहुत रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि यूक्रेन वॉर को ज्वाइन करने अलग अलग देशों से लोग जा रहे हैं। ये एक मीडिया प्रोपेगेंडा भी हो सकता है। इस तरह की चीजें वेस्टर्न वर्ल्ड के द्वारा बहुत ज्यादा की जा रही हैं। यूक्रेन की कोई हेल्प तो नहीं कर रहे हैं वो, पर इस प्रकार के प्रोपेगेंडा फैलाने में बहुत ज्यादा माहिर है और आगे हैं और इस तरह के फैला भी रहे हैं वो। तो हो सकता है ये भी एक प्रोपेगेंडा का पार्ट हो। वहीं आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद जो तेल के दाम है, क्रूड ऑयल है, वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ गए हैं। कुछ $140 प्रति बैरल पहुंच गए हैं। पर रशिया ने भारत से ये कहा है कि 27% कम दाम पे वो भारत को क्रूड ऑयल बेचना चाहता है। अभी ये क्लियर नहीं है कि भारत किस प्रकार से रशिया को पेमेंट करेगा, किस तरह से ये क्रूड ऑयल खरीदा जाएगा भारत के द्वारा। पर रशिया ने भारत के सामने ये प्रपोजल रखा है। भारत के सामने यहाँ पर दो प्रमुख प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक तो रशिया से इस तरह का तेल खरीदना भारत पर सैंक्शंस को बुलावा दे सकता है। दूसरी बात, पेमेंट का जो पॉइंट है वो फंस सकता है। चलो पेमेंट का तो पॉइंट हो जाएगा, रुपए रूबल में कन्वर्जन करके भी काम किया जा सकता है, पर जो सैंक्शंस हैं और वेस्टर्न वर्ल्ड का जो दबाव है वो भारत पे बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। इसलिए भारत कोई बीच का रास्ता और बैलेंस रास्ता चुनने का ही प्रयास करेगा। वहीं यूएस के जो सेनेटर हैं उनका ये कहना है कि अगर भारत पे कास्टर सैंक्शन जैसी चीज लगाई जाती है तो ये एकदम बेवकूफी भरा निर्णय होगा। वहीं विश्व में कुछ भी हो, कैसी भी घटना हो, पाकिस्तान का भीख मांगना कम नहीं होता है और हमेशा वो गर्दिश में ही रहते हैं। अब उनको $21 बिलियन की आवश्यकता है। $21 बिलियन वो अब चाइना से चाहते हैं, चाइनीज लोन के तहत चाहते हैं। एक्चुअल में पाकिस्तान के पास जो $11 बिलियन है जो चीन से उन्होंने लोन लिया था, उसकी मियाद खत्म होने वाली है। वो चीन से ये कह रहे हैं कि इसको रोल ओवर कर दें और आगे बढ़ा दें, इसकी मियाद को और बढ़ा दें, यानी कि चीन का ये जो लोन है वो उनके पास और दिन तक रहेगा। इसके अलावा $10 बिलियन उनको अपने अलग अलग खर्चों करने के लिए चाहिए। आपको पता है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। इसको मेंटेन करने के लिए उनको लंबे समय तक कर्ज की आवश्यकता पड़ेगी। इसी के लिए वो एक कुछ सिस्टम बना रहे हैं। वो इससे उभरने का सिस्टम नहीं बना रहे, वो कर्ज लेने का सिस्टम बना रहे हैं। ये जो $10 बिलियन उनको डॉलर चाहिए वो काफी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए है और धीरे धीरे चीन के द्वारा उनको दिया जाएगा। अभी चीन ने इस पर कुछ नहीं कहा है। इमरान खान जब चीन की यात्रा पे गए थे तो इस प्रकार के जो प्रपोजल हैं वो उनके सामने रखे गए थे, शी जिनपिंग के सामने रखे गए थे। इस पर डिसीजन मुझे लगता है कि होगा और चीन पक्ष में तो रहेगा, पर चीन इसके बदले में पाकिस्तान से बहुत कुछ लेने वाला है। लेने वाला तो भारत भी श्रीलंका से बहुत कुछ है। आपको पता है कि अभी दिसंबर में ही भारत ने 2 अनाउंसमेंट की थी कि $500 मिलियन का कर्ज दिया जाएगा, जिसमें कि तेल इत्यादि चीजें दी जा रही हैं। इसके अलावा $1 बिलियन का और कर्ज दिया जाएगा, जिसमें कि खाने पीने की सामग्री, करेंसी स्वैपिंग इत्यादि चीजें होंगी। तो $500 मिलियन का कर्ज तो उनको दे दिया गया, पर $1 बिलियन का जो कर्ज है वो 3 महीने तक अभी तक उनको डिस्पर्स नहीं किया गया। वो इसलिए कि उनके फाइनेंस मिनिस्टर की यात्रा भारत में नहीं हो रही है। श्रीलंका का फाइनेंस मिनिस्टर भारत नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि भारत ने ये कहा है श्रीलंका से कि ये जो लोन दिया जा रहा है उसको किस तरह से पेमेंट करोगे, इसके अलावा अपनी इकोनॉमी में कैसे सुधार करोगे, ये सारे चीजें भारत को बतानी पड़ेगी। इसके अलावा श्रीलंका में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको कि भारत के मुताबिक करना पड़ेगा। इसमें एक प्रोजेक्ट है सोलर पावर प्लांट लगाने का। इससे पहले भारत और जापान मिलकर श्रीलंका में कोल बेस्ड पावर प्लांट लगाना चाहता है। श्रीलंका ने कहा बाद में कि वो कोल बेस्ड पावर प्लांट के पक्ष में नहीं है, वो एनवायरनमेंट को खराब नहीं करना चाहते हैं। तो भारत ने उनसे कहा है कि सोलर प्लांट लगाने का मौका भारत को दिया जाए। इस तरह के छोटे बड़े बहुत सी चीजें हैं जो कि श्रीलंका से एवज में भारत चाह रहा है। $1 बिलियन का जो कर्ज दिया जाएगा, ये अब काम सही भारत के द्वारा किया गया है। तो आज की न्यूज यहां पर खत्म करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है IND मनी का, उसको जाकर वहां पर डाउनलोड कर लीजिए। मेरा कोड इस्तेमाल करिए और ₹250 का गूगल का शेयर पाइए। इसके अलावा आपने यूएस स्टॉक के फंड में पैसे डालते हैं तो ₹750 का आपको और रिवॉर्ड प्राप्त हो जाएगा। तो अभी डाउनलोड करिए।